तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक विभाजन या पार्टीशन से उत्पन्न समस्याएं, प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम पार्टीशन। और दूसरा टॉपिक इसी में हम करेंगे शरणार्थियों के या शरणार्थी पुनर्वास की चुनौती, चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजी रीसेटलमेंट। शरणार्थी कह लो या शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। एक बात इस टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, मैं बहुत क्लियर कर दूं, कुछ स्टूडेंट या काफ़ी स्टूडेंट मैंने सीबीएसई चेकिंग में देखा है, कम से कम 10 साल के अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया और काफ़ी बार जो गलती करते हैं, विभाजन से उत्पन्न समस्याएं या विभाजन से उत्पन्न प्रॉब्लम्स या विभाजन की त्रासदी, विभाजन की देन, ये सब एक ही टॉपिक रहेगा। लेकिन शरणार्थी वाली समस्या इसी टॉपिक के अंदर एक पॉइंट है। अब अगर शरणार्थियों की समस्या अलग से आए तो इस टॉपिक को वो पूछ रहा है, इसको हम और डिटेल में कर लेंगे, ताकि आपसे अगर सिर्फ ये पूछे कि शरणार्थियों रिफ्यूजी के पुनर्वास रीसेटलमेंट में कौन सी चुनौतियां या कौन से चैलेंजेस आए, तो वो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है, ये वाला। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो विभाजन या पार्टीशन से उत्पन्न समस्या, या यूं कह लो कि पार्टीशन से रिजल्टिंग प्रॉब्लम्स कौन सी थी। सबसे पहली ज्योग्राफिकल, भौगोलिक समस्या। अब इसको यूं समझो, बोर्ड पे लिखा हुआ है लेकिन वो अलग बात है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको भी सुन लो। विभाजन का आधार या पार्टीशन का बेस था धर्म, रिलीजन। मतलब अब रिलीजन को आधार या बेस कैसे बनाओगे आप विभाजन का, वो समझो। मींस क्या कहते हैं, जहां हिंदू बहुसंख्यक या ज्यादा है वो क्षेत्र किसको दिया, भारत को। और जहां मुस्लिम ज्यादा है वो क्षेत्र किस में मिल जाएगा, पाकिस्तान में। लेकिन यह कह देना बड़ा आसान है कि धर्म के आधार पे, रिलीजन के बेस पे पार्टीशन या विभाजन हो गया। जहां मुस्लिम ज्यादा है वो पाकिस्तान में, जहां हिंदू ज्यादा है वो क्षेत्र भारत में। लेकिन क्या सिर्फ आप धर्म या रिलीजन के आधार या बेस पर लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल को मानकर क्षेत्रों का विभाजन या पार्टीशन ऑफ एरिया कर सकते हैं? व्यावहारिक तौर पर, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। अब इसका उदाहरण, एग्जांपल मैं आपको, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अपने आसपास कोई भी, अब अगर आप मुस्लिम है चाहे हिंदू है, कोई भी है, अपने आसपास देखिए, कोई क्षेत्र मानकर चले यहां पर है, चलो उन्होंने यहां पाकिस्तान बनाया, इधर भी पाकिस्तान बांग्लादेश बनाया। कोई क्षेत्र यहां भी थोड़े मुस्लिम ज्यादा है, यहां हिंदू ज्यादा हो गए, फिर यहां मुस्लिम ज्यादा है, फिर यहां हिंदू हो गए। तो आप कहना क्या चाहते हो, यहां से गली काट कर दें राजस्थान से मध्य प्रदेश के बीच में, चलो बिहार में ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, तो गली काट काट कर पाकिस्तान में मिलाएं। और ऐसी कुछ एरिया पाकिस्तान में थे जहां हिंदू ज्यादा थे, तो क्या करें, वहां पर गली काट कर दे, रास्ता निकाले। इस तरह तो पूरे देश में ही रास्ते निकल जाएंगे छोटे छोटे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा, क्योंकि भारत शुरुआत से धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर मिलनसार, सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला, तो सारे धर्मों के लोग अलग अलग जगह पे नहीं कि इधर मुस्लिम रहते इधर हिंदू, सारे लोग एक साथ मिलकर रहते थे। अब मिलकर रहते तो क्या है, 4 घर पाकिस्तान में, 6 घर हिंदुस्तान में, ऐसे कैसे संभव है? तो प्रैक्टिकली व्यावहारिक तौर पे बोल तो दिया कि धर्म के आधार पे विभाजन कर दो। प्रैक्टिकली व्यावहारिक तौर पर यह एक तरह का संभव टास्क, या यूं कह लो पॉसिबल टास्क या संभव कार्य नहीं था। और ये भौगोलिक समस्या आ रही थी। कई क्षेत्रों में मुस्लिम ऐसे थे जो, जैसे अगर आप दिल्ली में देखो, जामा मस्जिद के आसपास है, तो वो क्या दिल्ली में नहीं रहेंगे? ऐसी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कई सारे हिंदू रहते थे, तो क्या वो रहेंगे नहीं? आपने कह दिया इधर से पाकिस्तान, इधर से भारत, लेकिन ऐसा व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं था। लोगों के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई, उनको यही नहीं पता चल पा रहा था कि वो कौन से देश में है, क्योंकि धर्म के आधार पर आपने पार्टीशन किया था। ये या तो प्रशासनिक आधार पर करो, एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई देखा जाएगा फिर करेंगे, नहीं तो ये जो प्रॉब्लम आई या जो ये समस्या आई, इसको बोला गया ज्योग्राफिकल समस्या या भौगोलिक प्रॉब्लम, या यूं कह लो ज्योग्राफिकल
प्रॉब्लम या भौगोलिक समस्या। क्यों? क्योंकि आप व्यवहारिक तौर पे ऐसा कर नहीं सकते कि लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल काउंटिंग कर ली कौन से रिलीजन के और उनको अलग अलग क्षेत्र या एरिया में बांट दिया। इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, व्यवहारिक तौर पर यह संभव ही नहीं था। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट आता है विभाजन या पार्टीशन से उत्पन्न समस्या या रिजल्ट फ्रॉम पार्टीशन से दूसरा पॉइंट आता है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ NWFP। अब कई बार सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ लेता हूं, वो आपसे एक नंबर में पूछता है NWFP क्या है, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश में हो, आपका जवाब यही रहेगा। हिंदी मीडियम वाले उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और इंग्लिश मीडियम वाले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो यह बोला जाता है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को NWFP। अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी, यह समस्या कैसे बना, विभाजन में इसकी क्या समस्या आई, विभाजन से उत्पन्न समस्याओं में यह समस्या कैसे आती है। यह जो इलाका था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का, यह मुस्लिम बहुल मतलब ज्यादा मेजॉरिटी में यहां मुस्लिम या आप कह लो मोमडन रहते थे। कोई बात नहीं, रहते थे तो क्या हो गया, विभाजन का नियम या धर्म के आधार पे हुआ था। तो विभाजन का पूरा आधार या बेस क्या था कि जहां ज्यादा मुस्लिम है वो पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा है जहां धर्म प्यार का प्रतीक या सिंबल रहा है, बजाय कि एक दूसरे में फूट डालने का। अब फूट तो अंग्रेज डाल के चले गए और ये झगड़ा होता बढ़ता चला गया, वरना सदियों से अंग्रेज नहीं आए थे क्या, उससे 700 साल पहले से हिंदू मुस्लिम मिलकर रह रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इन्होंने फूट डलवा दी। अब मुस्लिम इलाका जरूर था या ऐसा क्षेत्र जहां पे मुस्लिम ज्यादा थे, लेकिन हर वो क्षेत्र जहां मुस्लिम ज्यादा थे, हर मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र या एरिया या यूं कह लो के रीजन पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था। देयर वर सो मेनी एरियाज वेयर मुस्लिम्स मोमडन्स वर इन मेजोरिटी, ज्यादा थे, बहुसंख्यक थे, लेकिन स्टिल दे डिडंट वांट टू गो पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, भारत के साथ रहना चाहते थे। इसका एग्जाम्पल या उदाहरण क्या है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यहां के बादशाह राजा थे जो पहले किंग, वो थे खान अब्दुल गफार खां। बहुत पहुंची हुई शख्सियत थे, बहुत नाम है इनका। क्यों? क्योंकि ये भारत में ही रहना चाहते थे और विभाजन के भी खिलाफ थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कहते थे कि ये जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का मैं बादशाह हूं ये भारत में रहेगा, ये भी कहते थे कि विभाजन ही नहीं होना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए और ये एकता के साथ रहना चाहते थे। ये भारत में ही रहना चाहते थे, विभाजन पार्टीशन के भी खिलाफ थे। गांधी जी, महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी, ट्रू फॉलोवर बोले जाते हैं। महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी ट्रू फॉलोअर बोले जाते हैं। उनके विचारों में, उनके आइडियोलॉजी में, यूं कह लो व्यूज में, आइडियाज में, विचारों में खान अब्दुल खां गफार साहब का पूरा विश्वास या ट्रस्ट था। इन्हें इसी कारण सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, इतना ज्यादा उनके विचारों को मानते थे। और इन्होंने अपने क्षेत्र में, अपना क्षेत्र मतलब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, यहां के मुस्लिम्स के साथ, मोमडन्स के साथ पूरा एक आंदोलन या यूं कह लो विरोध जताया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और भारत का विभाजन नहीं होगा। इन्होंने पूरा एक विरोध, एक आंदोलन खड़ा कर दिया कि विभाजन नहीं होना चाहिए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कभी विभाजन नहीं करेगा और विभाजन भारत का होना ही नहीं चाहिए। इन्होंने पूरा विरोध जताकर सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन बाद में जब ये चिंगारी, जब ये आग ज्यादा बढ़ गई तो कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने जब पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस द्वारा विभाजन को स्वीकार एक्सेप्ट कर लिया गया, तब इन्हें बहुत दुख हुआ, इन्हें बहुत सैड फील हुआ, सौरो हुई। इनको लगा कि नहीं, ये मेरे देश का नहीं, मेरे घर का विभाजन हो गया है। और ये सीमा प्रांत की समस्या विभाजन से काफ़ी दिनों तक चली। लास्ट में कांग्रेस ने जब विभाजन को स्वीकार किया तो इन्हें बहुत दुख हुआ कि कभी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। तो दूसरी समस्या हमारे सामने आई, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की समस्या। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो अब आता है हमारे सामने तीसरा पॉइंट, आम लोगों की त्रासदी, द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मैन। देखो, आम आदमी जो एक नॉर्मल कॉमन पर्सन होता है देश में, उसको इससे मतलब नहीं होता सरकारें क्या कर रही है, अफसर क्या कर रहे हैं। वो ये सोचता है कि भैया मेरा घर, मेरा परिवार
अच्छा चलना चाहिए, रोजी रोटी चलनी चाहिए। यही एक आम आदमी की सोच होती है कि हम अपना गुजारा किस तरह करें, अपने आप का विकास कैसे करें। लेकिन अब विभाजन या पार्टीशन ने आम लोगों को क्या हालत कर दी। विभाजन प्रशासनिक स्तर पर हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर। हम नक्शा देखकर बड़ी आसानी से कह देते हैं नहीं नहीं देखो भाई ये लाइन है, हम नक्शा देख के कह देते हैं ये लाइन है, इधर पाकिस्तान इधर भारत। लेकिन उस वक्त के आम आदमी की सोचो जो गांवों में रहते थे या कहीं अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग एरियाज में बसे हुए थे, आराम आराम से जी रहे थे, अचानक उनको पता लगता है कि नहीं भाई देखो विभाजन हो गया। लेकिन उनको क्या पता कि कौन सा क्षेत्र भारत में गया, कौन सा पाकिस्तान में गया। आपने तो कह दिया धर्म के आधार पे, उनको तो पहचान करना ही मुश्किल हो रहा था। आम लोगों के लिए, कॉमन पीपल या कॉमन पर्सन के लिए विभाजन को, पार्टीशन को प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से समझना पॉसिबल या संभव नहीं हो पा रहा था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मतलब कॉमन आम आदमी, वो लोग खुद और वो लोग, उनका क्षेत्र या उनका एरिया जिसमें वो रह रहे हैं वो कौन सी जगह पर है, भारत में है कि पाकिस्तान में, पता ही नहीं लग रहा था। यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहां यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि एक्स्ट्रा, ऐसे राज्यों में तो स्थिति या सिचुएशन और ज्यादा गंभीर, वेरी सीरियस हो गई थी। क्यों? वहां के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन से देश में है। आराम से प्रशासनिक स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अफसर आदमी का कह देना, बॉर्डर खींचना एक आसान बात है, भाई नक्शा दिखा दिया। लेकिन नक्शा देखकर समझना, बॉर्डर के आसपास के गांव, ऐसे एरिया जो अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए थे, ऐसे क्षेत्र जो अलग अलग जगह अलग अलग थर्ड पड़े थे, जहाँ के लोगों को थोड़ी कम नॉलेज थी। 85%, 85% भारत के लोग निरक्षर या वहाँ पे इलिटरेट थे उस वक्त, तो समझेंगे क्या। ऐसे में ये स्थिति बहुत गंभीर हुई और ये तीसरी सिचुएशन थी या तीसरी समस्या थी जो विभाजन या पार्टीशन से हुई। ये बहुत गंभीर समस्या थी, लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो जहाँ थे बस बेचारे अपने आप को बचाने में लगे रहे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था वो कहाँ है, उनका एरिया और वो उनका क्षेत्र और वो खुद कहाँ है, कौन से देश में है, ये कुछ नहीं पता लग रहा था। तो ये तीसरी समस्या थी। अब चलते हैं चौथी समस्या, चौथी प्रॉब्लम की तरफ। तो चौथा पॉइंट या फोर्थ पॉइंट आता है इसमें अल्पसंख्यकों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी क्या होती है? जो संख्या में, नंबर्स में कम होते हैं। हमारा यहां संबंध या रिलेशन है धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक या ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन माइनॉरिटी। ऐसी माइनॉरिटी जो रिलीजन के बेस पे थी। दोनों ही देशों में, भारत में और पाकिस्तान में, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक मौजूद थे। भारत में मुस्लिम मोमडन माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक हो गए, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी हो गए। और दोनों ही देशों में हिंदू मुस्लिम मौजूद थे। माइनॉरिटी जरूर हो गए लेकिन मौजूद थे, वहां रह रहे थे, प्रेजेंस थे। अब अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को क्या डर होता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार, बिहेवियर होगा, कहीं उनके साथ कोई अन्याय, कोई इनजस्टिस तो नहीं होगा। क्या वो जिस देश में जहां वो रह रहे हैं उनको सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल अधिकार, राइट्स मिलेंगे या नहीं? क्या उनके साथ समानता, इक्वेलिटी का बिहेवियर होगा कि नहीं? उनको जस्टिस, न्याय मिलेगा कि नहीं? ये बहुत बड़ा डर था। अब भारत ने तो इसका तुरंत फैसला कर दिया। भारत ने कहा कि किसी भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को डरने की जरूरत नहीं है। हम धर्मनिरपेक्ष एक सेक्युलर राष्ट्र बनाएंगे जहां सभी धर्मों के लोगों को समान, इक्वल समझा जाएगा और सभी धर्मों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार समान, इक्वल रूप से इक्वली मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने सबसे काम क्या किया? अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र भी घोषित कर दिया, पूरा इस्लामिक मुस्लिम राष्ट्र। ऊपर से यूं भी कहा, हाँ दिखावे के लिए धर्मनिरपेक्षता, वे सेक्युलर रह सकते हैं हिंदू, लेकिन वह हिंदुओं को या यूं कह लो पाकिस्तान की माइनॉरिटी, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को अच्छा व्यवहार या समानता का इक्वल व्यवहार या बिहेवियर नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वहां काफी समस्या, प्रॉब्लम आई वहां की माइनॉरिटी। भारत ने तो माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों की समस्या को बड़े ठीक से संभाल लिया, मैनेज कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी समस्या आई क्योंकि उन्होंने कहा हम समान व्यवहार करेंगे पर करा नहीं, हिंदुओं के साथ काफ़ी अन्याय या इनजस्टिस हुआ।
तो ये थी हमारे सामने अल्पसंख्यकों की समस्या, चौथी प्रॉब्लम, फोर्थ समस्या। अब हम बढ़ते हैं पांचवी समस्या की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम या अगली समस्या आती है प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयां, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इसको समझने के लिए सर चकरा जाए आदमी का। ऐसे प्रॉब्लम हुई थी। बंटवारा, विभाजन या पार्टीशन सिर्फ देशों का या जगह का या जमीन का नहीं हुआ था, कंट्रीज का या लैंड का नहीं हुआ था। बंटवारा हर चीज का, विभाजन हर चीज का हुआ था। इनफैक्ट हर चीज का, पार्टीशन इनफैक्ट एक चीज का नहीं, हर चीज का हुआ था। कुर्सी, चेयर, टेबल, काम करने के लिए टेबल, टाइपराइटर्स जिसपे टाइपिंग का काम करता, उनका भी बंटवारा हुआ था कि कितने ऑफिस हैं, कितने कार्यालय हैं, उनमें कितनी चेयर्स हैं, कितनी कुर्सियां हैं, कितने टेबल्स हैं, कितने टाइपराइटर्स हैं जिन पे काम हो रहा है। यहां तक कि भाई दोनों देशों में अगर विभाजन हो गया तो दोनों देशों के लोगों को काम तो चलाना है, वहां कर्मचारी अधिकार तो चाहिए, वर्कर्स चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए। तो कर्मचारियों का और प्रशासनिक अधिकारियों, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का भी बंटवारा हुआ था। हर चीज का, सेना का, हर चीज का बंटवारा, पुलिस का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, वर्कर्स का, ऑफिसर्स का, कुर्सी, टेबल, हर चीज का पार्टीशन किया गया, बंटवारा किया गया, विभाजन किया गया। अब ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम तो आनी थी। दोनों ही देशों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अपना प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं। दूसरी तरफ आती है आर्थिक कठिनाइयां, जो अचानक, जो बिना सोचे, अगर आपको कुछ पता है तो प्लान करते हो, लेकिन अगर कुछ नहीं पता तो प्लान, अनप्लान में क्या होता है। आर्थिक कठिनाइयां क्या आती है? कपास, गेहूं, कॉटन और वीट का उत्पादन, प्रोडक्शन करने वाला 40% हिस्सा मतलब पार्ट, या यूं कह लो एरिया, या यूं कह लो जमीन, लैंड, वो जमीन या वो लैंड या वो हिस्सा या वो पार्ट जिस पर कपास, कॉटन या गेहूं या वीट का प्रोडक्शन, उत्पादन होता था, अचानक वो भारत से 40% हिस्सा किसके पास चला जाता है? पाकिस्तान के पास। और तो और जूट प्रोडक्शन, जूट उत्पादन का 85% क्षेत्र या लैंड या हिस्सा किसके पास चला जाता है? पाकिस्तान में चला गया। हालांकि अब यह आपको लग रहा होगा कि भाई जूट वाला पाकिस्तान, अब ये बांग्लादेश में, क्योंकि सबको पता है कि पहले पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था, और वो जो पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश है। तो अब ये जूट प्रोडक्शन वाला जो हिस्सा है ये कहां पर है? बांग्लादेश में। लेकिन पहले क्या था? पाकिस्तान। तो इतनी सारी प्रोडक्शन, उत्पादन करने का हिस्सा, जमीन कहां चलेगी? पाकिस्तान में। लेकिन कमाल की बात है, जूट उत्पादन भले ही बांग्लादेश में या पाकिस्तान में हो रहा था, लेकिन उससे सामान बनाने वाले, बोरियां बनाने वाली फैक्ट्रियां कहां थी? भारत में। कपास हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन उससे कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां क्या है? मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में। गेहूं भले वहां उगा लो, वहां से आटा इत्यादि गेहूं से बनाने वाले या वीट से बनने वाले प्रोडक्ट, चाहे ब्रेड बनाओ, चाहे कुछ बनाओ, उसकी फैक्ट्रियां कहां है? भारत में। तो अचानक ये क्या खड़ी हो गई? एक आर्थिक प्रॉब्लम, एक आर्थिक समस्या खड़ी हो गई, प्रशासनिक समस्या के साथ आर्थिक कठिनाई। तो ये आता है सबसे बड़ा आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम कि भाई ऐसे ऐसे अचानक हो गया। इस अचानक ने प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर और इकोनॉमिक, आर्थिक लेवल स्तर पर बहुत बड़ी समस्या को खड़ा कर दिया। ये थी विभाजन की पांचवी समस्या। अब हम बढ़ते हैं छठी की तरफ। तो विभाजन, पार्टीशन से उत्पन्न छठी समस्या, अन्य समस्या, अदर प्रॉब्लम्स, जो छोटी मोटी समस्याएं आ रही थी लेकिन उनको कोई देख नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो प्रैक्टिकली, व्यावहारिक तौर पर आ रही थी। भारत में कुछ दक्षिणपंथी, कट्टरपंथी लोग भी थे। वो लोग जो ये चाहते थे कि नहीं, भारत को अब, क्योंकि अब धर्म के आधार पे, रिलीजन के बेस पे विभाजन या पार्टीशन तो हो ही गया है, तो अब भारत को सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हिंदू नेशन घोषित या अनाउंस किया जाए। और काफी मांग कर रहे थे कि नहीं, अब हम बाकी किसी और धर्म के लिए अपने दरवाजे या अपने आप को ओपन नहीं रखेंगे, नहीं रखना चाहते थे। कहते नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि धर्म के आधार पर विभाजन हो चुका है। तो जो दूसरे धर्म के, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो दूसरे देश में जाए, पाकिस्तान में जाए, उनको यहाँ रखने के पक्ष में या उनके रहने के पक्ष में या फेवर में नहीं थे। लेकिन 1951 की 1951 की जनगणना सेंसस के अनुसार या अकॉर्डिंग
भारत में आबादी 12%, 12% मुस्लिम भी थी। चलो ठीक है, आपने सिर्फ एक धर्म को माना कि मुस्लिम है, लेकिन इसके अलावा भारत में सिख धर्म के भी लोग थे, बौद्ध धर्म के भी थे, जैन भी थे, पारसी भी थे। तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हो? तो पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। चलो आपने कहा धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है, तो वो तो सिर्फ आपने पाकिस्तान भारत हुआ ना, तो बाकी धर्मों के लोगों का क्या होगा? उन लोगों का भी ख्याल रखना था, उनको भी अधिकार चाहिए थे, राइट चाहिए थी, समानता चाहिए थी, इक्वलिटी चाहिए थी, न्याय चाहिए था, जस्टिस चाहिए था। ऐसे में ये पॉसिबल नहीं था कि ऐसी समस्या के सामने कोई अचानक ये कह दे नहीं भाई हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में जो भारत के नेता थे, लीडर्स थे इंडिया के, उन्होंने दूरदर्शिता, फोरसाइट, विजन, एक सोच, दूरदर्शिता की सोच के साथ, एक थिंकिंग के साथ काम लिया और भारत को धर्मनिरपेक्ष एक सेक्युलर राष्ट्र घोषित या अनाउंस किया। सभी धर्मों के लिए भारत देश रहेगा, सभी धर्मों के लोग मिलकर एक साथ रह सकते हैं, सभी धर्मों के लोगों के साथ समान इक्वल व्यवहार या बिहेवियर होगा, किसी के साथ धर्म के आधार पर, रिलीजन के बेस पर कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सभी को न्याय, जस्टिस मिलेगा। भारत ने ये डिसीजन लिया और ये काफ़ी हद तक भारत में कामयाब रहा, ऐसा नहीं है। और ये डिसीजन कामयाब भी रहा भारत का। भारत एक ऐसा देश बना जो धर्म, सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए भी एकता वाला देश है। तो अब हम बढ़ते हैं उस पॉइंट की तरफ जो 7वां पॉइंट बन जाता है विभाजन की समस्या में, और उसके ऊपर एक अलग से भी पॉइंट बन जाता है, एक अलग से टॉपिक भी बन जाता है। उस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ठीक से समझना। तो अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इस पॉइंट को कैसे लिखना है और इस पॉइंट से जो अलग टॉपिक बनता है उसको कैसे हैंडल या टैकल करना है, कैसे आपको समझना और कैसे उसका आंसर या उसका उत्तर दे देना है। देखो अगर कोई आपके सामने सीधा सीधा आ जाए, विभाजन से उत्पन्न त्रासदी समस्या, विभाजन की देन, पार्टीशन से क्या समस्या, प्रॉब्लम हुई, तो आप ये वाली प्रॉब्लम लिखेंगे। मेन पॉइंट क्या लिखेंगे? ये वाला, विस्थापन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मेन पॉइंट देके यहां 7वां लिखकर इसके अंदर जो आएगा अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन ही आ जाए विभाजन से शरणार्थी समस्या क्या हुई, या शरणार्थियों से क्या उत्पन्न समस्याएं आई, उनको भारत ने कैसे समाधान किया, शरणार्थियों की समस्या क्या थी, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम क्या थी, उसको भारत ने कैसे सॉल्यूशन किया, भारत ने क्या समाधान किया, शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती, चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजी रिप्लेसमेंट, जो शरणार्थी आ रहे थे उनको दोबारा से कैसे बसाया जाए, उसको कहां पर बसाया जाए, कैसे बसाया जाए, इस चुनौती, इस चैलेंज का सामना भारत ने कैसे किया। तो अगर सिर्फ विभाजन वाला आ जाए तो 7वां पॉइंट यहां डाल के विस्थापन की चुनौती या विस्थापन की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख के जो भी मैं बताऊंगा वो लिख देना। पहले इसी को कराऊंगा, उसके बाद ये शरणार्थी वाला कराऊंगा। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से विस्थापन फिर शरणार्थी वाले इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं विभाजन से उत्पन्न समस्याएं, प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम पार्टीशन में 7वां पॉइंट क्या है। मैं पहले बता दूं, इस पॉइंट में से कुछ बातें आप उसमें भी लिख सकते हो शरणार्थी के रीसेटलमेंट या पुनर्वास के वाले में, लेकिन उसको मैं अलग से कराऊंगा। लेकिन ये 7वां पॉइंट है विभाजन वाले में। भारत विभाजन की योजना पहले प्लानिंग या योजना में नहीं थी, इसीलिए अल्पसंख्यकों का विस्थापन होना पहले प्लानिंग में कभी नहीं था या पहले नहीं था कहीं योजना में। विभाजन से पहले ही दोनों देशों में दंगे या सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, कम्युनल राइट्स हो गए। दोनों ही देशों में लाखों लोग, दोनों ही देश भारत पाकिस्तान में लाखों लोग अपनी ज़मीन जायदाद छोड़कर, अपनी जान बचाकर एक से दूसरे देश आने जाने लगे। बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ, बहुत बड़ी संख्या, यूँ कह लो नंबर में लोग इधर से उधर गए, पाकिस्तान से भारत आए, भारत से पाकिस्तान गए। सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स हुए, चलती ट्रेन में या चलती रेलगाड़ियों में लोगों को मारा गया। 10 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, मतलब 10 लाख लोग मारे गए। 80 लाख लोग बेघर हो गए, अपना घर बार छोड़ के एक से दूसरे देश गया, सीमा पार जग गए। याद रखना कि 10 लाख और 80 लाख का आंकड़ा भी सरकारी है, होगा इससे ज़्यादा ही कुछ। हत्या, लूटपाट, हिंसा, बलात्कार जैसी शर्मनाक घटनाएं हुई। अमीर लोग एक ही झटके में भिखारी हो गए और बहुत से भिखारी एक ही झटके में अमीर भी बन गए। तो ये सब इंसिडेंट हुए
और ये सब पार्टीशन की वजह से हुआ, विभाजन की वजह से हुआ। तो इसीलिए विभाजन से उत्पन्न समस्या या प्रॉब्लम में 7वां पॉइंट बनता है। अब हम करते हैं शरणार्थियों की समस्या अथवा शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती, द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज एंड या और द चैलेंजेस ऑफ रीसेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज। यहाँ अथवा और इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, विभाजन के बाद भारत में शरणार्थियों से संबंधित या रिलेटेड क्या समस्या प्रॉब्लम आई और भारत ने उसका कैसे सामना किया या क्या समाधान किया। तो इस प्रकार के टॉपिक आपका या ये क्वेश्चन बनता है और आपको इस प्रकार से इसका आंसर देना है जो मैं अब आगे आपको बताऊंगा। शरणार्थी का अर्थ बताओगे आप, ये आप 4 नंबर में आ जाए तो मत बताना, या कोई ना पूछे तब भी मत बताना, लेकिन कई बार ये 1 या 2 नंबर में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूं कि आप क्या लिखेंगे शरणार्थी का अर्थ या मीनिंग में। प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, राजनीतिक उत्पीड़न, युद्ध, हिंसा, वायलेंस या किसी और अन्य मजबूरी के कारण जब कोई मनुष्य या यूं कह लो ह्यूमन बीइंग एक देश से दूसरे देश जाए या जाने को मजबूर हो जाए तो उसे बोलते हैं शरणार्थी या शरणार्थी कहते हैं। एक से दूसरे देश जाने वाले मतलब अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाने वाले या दूसरे देश में जाकर रहने वाले व्यक्ति को शरणार्थी या रिफ्यूजी बोला जाता है। तो आप इसको 1 या 2 नंबर के लिए बना लेना अपना। अब आता है इसमें पहला पॉइंट, शरणार्थियों की क्या समस्याएं आई और भारत ने कैसे सामना किया। विभाजन के कारण या पार्टीशन के कारण समस्या, शरणार्थियों की समस्या या शरणार्थियों की प्रॉब्लम उत्पन्न हुई। लाखों लोग, मैंने पहले ही बताया था, लाखों लोग भारत पाकिस्तान में शरणार्थी या रिफ्यूजी बनने को मजबूर हो गए, हेल्पलेस हो गए। पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आए और भारत से शरणार्थी पाकिस्तान गए। तो ये आपका इसमें पहला पॉइंट। भारत सरकार ने भारत में आने वाले, देखो पाकिस्तान का रवैया शरणार्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने आने वाले शरणार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास या एफर्ट किए। शरणार्थियों के रहने की व्यवस्था की गई, उन्हें सुरक्षा, सेफ्टी और सिक्योरिटी दी गई, उनके खाने पीने, फूड, वाटर की समस्या, प्रॉब्लम को अपनी जिम्मेदारी कह लो या रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व समझा। दोनों ही देशों में कत्लेआम हुए, मारकाट, सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स, महिलाओं के अपहरण, किडनैपिंग, बलात्कार, रेप, जबरन शादी, फोर्सफुली मैरिज, खून खराबा, ब्लड वायलेंस इत्यादि हुआ। ऐसा नहीं है कि एक देश में हुआ, ये दोनों ही देशों में हुआ। रेलगाड़ियाँ, बसें, तांगा, खच्चर, बैलगाड़ियों जैसे जितने भी मतलब जिससे भी आप इधर उधर आ जा सकते हैं, उस वक्त में जो भी ऐसे साधन थे जिनसे परिवहन या यूं कह लो कि ट्रांसपोर्ट हो सकता था, उन सब से ही लोग सामान और खुद को लेके एक जगह से दूसरे जगह आने जाने लगे थे। विभाजन के समय भारत आने वाले लोगों को हम शरणार्थी कहते हैं। जो भी भारत में आए उन्हें शरणार्थी कहा जाएगा। इन लोगों को अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी के साथ साथ एक चिंता और थी कि जो पाकिस्तान में इनकी ज़मीन जायदाद थी वो जो खो गई है, उनकी चिंता, उनकी टेंशन इनको हो रही थी। क्या उनको उनकी ज़मीन जायदाद, संपत्ति के बदले संपत्ति मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, जायदाद के बदले कुछ मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी टेंशन इनको हो रही थी या समस्या या इनको चिंता सता रही थी। भारत सरकार को इस समस्या से तो निपटना ही था कि भाई इनको ज़मीन जायदाद सुरक्षा देनी है। साथ ही ये भी देखना था कि कहीं भारत में अराजकता की स्थिति, एनार्की वाली सिचुएशन ना आ जाए। देखो अराजकता या गड़बड़ की स्थिति इसलिए आ सकती है क्योंकि कहीं इनके आने से बाकी लोग ये ना कह दे कि नहीं ये हमारे लोग नहीं है और शरणार्थियों को भारत में ना आने दिया जाए। तो ये अराजकता की स्थिति से भी निपटना था। समस्या को हल करने के लिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूरदर्शिता कह लो, फोरसाइट का बहुत बड़ा एक परिचय या आइडेंटिफिकेशन दिया। लोगों को पुनर्वास, रीसेटलमेंट के लिए संयम ढंग से व्यवहारिक, प्रैक्टिकल फेस दिया, रूप दिया। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास मंत्रालय, एक रीसेटलमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई और एक शरणार्थी विभाग, एक रिफ्यूजी डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका काम ही रिफ्यूजी या शरणार्थियों को पुनर्वास करना था। तो ये दोनों अलग से काम कर रहे थे, तो इतना एक अलग से डिपार्टमेंट और मंत्रालय ही बना दिया गया, विभाग और मंत्रालय। शरणार्थियों को अस्थायी जो होता है ना, टेम्परेरी बेस पर ठहराने के लिए कि जैसे जैसे आ रहे हैं तो कहाँ ठहरेंगे,
उनको ठहराने के लिए जगह जगह पर कैंप या शरणार्थी शिविर लगाए गए और उनके खाने पीने, फूड वाटर की व्यवस्था भी की गई या अरेंजमेंट किया गया। जैसे जैसे इन लोगों को स्थायी रूप से, जैसे जैसे इनका रहने का परमानेंट व्यवस्था मैनेजमेंट होने लगा, व्यवस्था सिस्टम बनने लगा, वैसे वैसे इन्हें कैंपों से निकालकर उन स्थानों पर भेजा जाने लगा। मतलब इनको वहाँ भेज दिया गया जहाँ इनका मकान बनाए गए थे पक्के, और शरणार्थियों को मुआवजे के रूप में इनको मुआवजा दिया गया, इनकी संपत्ति के बदले ज़मीन जायदाद, और इनको घर भी प्रदान किया गया। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था, इसके अलावा भी कुछ कदम उठाए गए। सभी शरणार्थियों को, जितने भी रिफ्यूजीज थे, सभी प्रकार के, ऑल टाइप्स के पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक, इकोनॉमिकल, सामाजिक, सोशल अधिकार या राइट या अधिकार प्रदान किए गए। और तो और 1955 में नागरिकता कानून बनाकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता का कानून बनाया गया और इन शरणार्थियों को भारत का नागरिक या सिटीजन बनाया गया। तो भारत के सामने ये आई थी चुनौती शरणार्थियों के पुनर्वास की, और भारत ने इस प्रकार इसका सामना किया या सॉल्यूशन या समाधान किया। इसको बहुत ठीक से आराम से नोट्स बना लेना। तो अब जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।